वो भैया को याद रहेगा। ये रिकॉर्डिंग में पंगा पड़ गया वही है, तो चाहिए भी आज वाली क्लास में। क्योंकि साथ साथ फिर अपलोड होते रहेंगे ना। इन्फो पे कर भेज दो आप। मैं लिंक शेयर कर हम्म। गर्भ नजर लग जाती है, इतना हंसते हैं तो पता तेरे को। साइंस वाले बच्चे तो इतना नहीं हंसते हो जाते हैं गोविंद। ट्वेल्थ वाला ना। हाँ जी हाँ जी। फिर मैंने शेयर कर दिया। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू सर। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ चार्जिंग ये वाला पार्ट भी कर लिया था। ठीक है ना। मेथड्स ऑफ चार्जिंग वाला पार्ट किया था हम लोगों ने। Yes. ठीक है। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर हमने क्या उसकी एक्सप्लेनेशन की तीनों की, कि सिर्फ नेम किया था, देखना जरा एक बार। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में अभी नहीं, कॉजेज ऑफ चार्जिंग किया। ठीक है। जरा आज वाले टॉपिक में एक अपना नया टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ये अपना ना यार सीबीएसई का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस को डील करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डील करने के लिए इसके बेसिक्स आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है। अपने पास तीन मेथड्स हैं जिससे हम चार्ज करते थे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन क्या था इसमें, कि हमने स्टडी किया चार्जेस को कहाँ पे, रेस्ट पे। ये बात हमें पता चली। हमने पढ़ा मोशन और उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी, चलो इसमें हमने पढ़ना ही नहीं तो उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि सिर्फ रेस्ट पे जब उसे स्टडी किया, व्हेन वी आर डीलिंग विद रेस्ट, तो हमें ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको बोला। और इससे किस इम्पैक्ट को हमने स्टडी किया, हमने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट को स्टडी किया। ये बात भी हमें पता चली कि हमने क्या किया, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट है उसको हम लोगों ने क्या किया, स्टडी किया। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े। हमारे पास दो टाइप के चार्जेस थे, एक था पॉजिटिव चार्ज, एक था नेगेटिव चार्ज। चार्ज पॉजिटिव कब हुआ, व्हेन वी हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज नेगेटिव कब हुआ, व्हेन वी हैव अ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, कि भाई प्रॉपर्टीज में क्या था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, जिससे हम किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है वो बता सकते थे।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलने से हमें क्या बेनिफिट मिलता, हम उसे चार्ज की पॉसिबिलिटी भी बता सकते थे कि वो चार्ज पॉसिबल है या चार्ज पॉसिबल नहीं है। हम जो क्वांटाइजेशन डील करते थे सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए करते थे, मैक्रो के लिए हम उसे स्टडी नहीं करते थे। मैक्रोस्कोपिक में क्यों नहीं पढ़ते थे, क्योंकि इसमें एन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती थी, जिसके कारण मेरा चार्ज जो है दैट उसका जो ग्रेनी नेचर होता था वो डिसअपियर हो जाता था, तो हम उसे स्टडी नहीं करते थे। अब ये सब पढ़ने के बाद एक प्रॉपर्टी और थी जिसे हम कहते थे इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या कहता था, चार्ज जो रेस्ट पे है और चार्ज जो मोशन पे है दैट मस्ट बी सेम। ठीक है, अब यहां से पढ़ने के बाद ये कुछ काम हमने किए। उसके बाद हमने पढ़ा चार्जिंग। बेसिक कॉज क्या था चार्जिंग का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ी, उससे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि बोला यार अब चार्ज पता चल गया क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज पता हो गई, अब उसका प्रोडक्शन कैसे करें, कैसे उसे बनाया जा सकता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ये बताओ। तो सबसे पहला मेथड था बाय कंडक्शन। क्या था बेटा, बाय कंडक्शन। ये आपके पास न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, कंडक्शन मतलब हम कब यूज करते थे बेटा, जब मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है सेम पोलैरिटी के साथ। जैसे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं चाहता हूं दूसरी बॉडी भी कैसी हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी के अंदर मैं क्या करता था, कंडक्शन यूज करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं, इसके अंदर मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया बेटा, तो चार्ज क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। चार्ज इज स्टार्टेड फ्लोइंग, चार्ज क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कहां से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो हम क्या मान के चलते हैं कि वो दो बॉडीज हैं, अगर चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो दैट मस्ट बी देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चार्ज फ्लो कहां करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक वो दोनों इक्वल नहीं हो जाते। तो इस तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं बाय कनेक्टिंग। ठीक है, बाय कनेक्टेड मेथड। तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। न्यूमेरिकल्स में हम यहाँ पे जो बात करना चाह रहे हैं आप याद रखेंगे, हम आइडेंटिकल साइज के लिए बात कर रहे हैं। आइडेंटिकल साइज का मतलब क्या है कि हमारे साइजेस वेरी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वेरी नहीं करते। वेरिएशन के साथ हम कहां पढ़ेंगे उसे, कैपेसिटेंस के बाद। अभी हम क्या मान के चलेंगे कि सारे के सारे हमारे जो पोर्शंस हैं इसमें, वो जो बॉडीज हैं दैट मस्ट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने पे क्या होगा, जैसे मान लो मैंने बोला एक बॉडी है, इस पे चार्ज है 0। मैंने क्या किया, एक दूसरी बॉडी ली जिसपे चार्ज क्या था, Q। इसको क्या किया, इसके साथ टच करवाया। मैंने क्या किया, एक चार्ज Q लिया और इसको क्या किया बेटा, इसके साथ टच करवाया, और उसके बाद उसे दोनों को अलग कर दिया। तो होगा क्या, जैसे ही इसे टच करवाया, ये तो Q क्या था बेटा 0, और इस पे चार्ज क्या था Q। तो वो क्या करेगा, दोनों चार्जेस को आप ऐड करेंगे, व्हेन वी हैव आइडेंटिकल बॉडीज, दोनों चार्जेस को ऐड करें, 0 प्लस Q। कितने नंबर ऑफ बॉडीज हैं, 2, डिवाइडेड बाय 2। तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा, Q/2। तो अब मेरे पास बॉडी ए पे कितना चार्ज आ गया बेटा, Q/2। बॉडी ए पे कितना चार्ज आ गया बेटा, और बॉडी बी पे भी कितना चार्ज आ गया बेटा। ठीक है, तो ए भी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, और बी भी कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। दोनों पे चार्जेस आ गए Q/2 Q/2। ये पार्ट हम न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। जब वो टच करेगा, अगर तीन बॉडीज को टच करा देते क्या करते, तीनों को ऐड करते, डिवाइडेड बाय 3, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता। लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कब तक होगा, जब तक हमारे पास आइडेंटिकल साइजेस होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है बेटा, अब उसके बाद दूसरी बात इसमें जो बोलता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या इसी को क्या कहते हैं बेटा, रबिंग मेथड। इसी को क्या कहते हैं, रबिंग मेथड। हम क्या करते हैं, दो नॉन मेटल्स को रब करते हैं। रब करते हैं, एक बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। हमने क्या किया, हमने दो बॉडीज ली, उसको आपस में क्या किया बेटा, रब अगेंस्ट ईच अदर। जैसे ही रब किया तो एक बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरी बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। ये बात क्लियर। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या आता है, जैसे कि मैं आपसे थ्योरी क्वेश्चन की बात करूं, आपने देखा व्हीकल्स जो होते हैं कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, वो व्हीकल्स जिसमें इनफ्लेमेबल मटेरियल्स जा रहे होते हैं, इनफ्लेमेबल जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, कोई केमिकल हो गया विच कैचेस फायर वेरी इजली, उसे जब लेके जाया जाता है, उसे जब कहीं ट्रैवल करके लेके जाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक पीछे मेटालिक रोप या चेन बांध दी जाती है जो ग्राउंड से टच हो रही होती है। जो भी व्हीकल है, मान लो मेरा ये व्हीकल था, ठीक है, इसमें क्या था, ऐसा ही सिलेंड्रिकल शेप होता है, नीचे टायर्स लगे हैं, बस चल रही है गाड़ी, चल रही है, ये इनफ्लेमेबल मटेरियल लेके जा रहे हैं, मान लो इसमें क्या है, पेट्रोल है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसके व्हीकल के बैक साइड पे ना एक मेटालिक चेन बांध दी जाती है, ग्राउंडिंग कर दी जाती है, उसको ग्राउंड से टच कर दिया जाता है। तो कहता है ऐसा क्यों, कहता है जब ये गाड़ी आगे चल रही होगी तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये मेरा बॉडी कैसा हो जाएगा, इट गेटिंग चार्ज। जब ये गाड़ी आगे चलेगी तो ड्यू टू फ्रिक्शन इस पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज आएगा तो ड्यू टू एक्सेसिव चार्जिंग, वो अगर चार्ज डिस्चार्ज होगा तो इट क्रिएट्स स्पार्क, स्पार्क आएगा, इनफ्लेमेबल मटेरियल है, ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। जो रिसेंट एग्जांपल अगर आप अभी देख सकते हैं, 3-4 महीने पहले जयपुर हाईवे पे हुआ, ऑयल टैंकर क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, ब्लास्ट हुआ, और आप ये समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा रेंज, 2 से 3 किलोमीटर रेंज की जो गाड़ियां थी सब जल गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हार्ड था ये। तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए एक सबसे बड़ा रीजन हमारे पास क्या आया कि भाई व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, ठीक है, उसमें पीछे क्या करते हैं, मेटालिक चेन उसके साथ बांध देते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो हमें पता है जब वो व्हीकल ट्रैवल कर रहा होगा, चल रहा होगा, तो ड्यू टू फ्रिक्शन बॉडी ऑफ द व्हीकल्स गेट चार्ज, और वो एक्सेसिव चार्ज कभी भी डिस्चार्ज होके क्या कर सकता है, स्पार्क प्रोड्यूस कर सकता है। वो स्पार्क मेरे इनफ्लेमेबल मटेरियल को क्या करेगा, इट कैचेस फायर वेरी इजिली, जिसके कारण क्या हो सकता है, वो ब्लास्ट कर सकता है या कोई भी एक्सीडेंट वहां पे हो सकता है। तो अगर मेरे को फ्रिक्शन का मेथड पता है तभी तो मैं रीजन बता पाऊंगा कि ये इसके कारण हुआ, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलता ऐसा हुआ क्यों। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि आपने एयरक्राफ्ट्स देखे, एयरक्राफ्ट्स के जो व्हील होते हैं, हमारी गाड़ियों के व्हील कैसे होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, इंसुलेटिंग होते हैं, इंसुलेटिंग होते हैं। कहता है एयरक्राफ्ट के व्हील्स है तो टायर कैसे होने चाहिए संयम, कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग होने चाहिए, ठीक है ना बात, इंसुलेटिंग होने चाहिए। लेकिन जैसे ही वो एक आपको पता है बहुत हाई स्पीड है, हाई स्पीड है, और ग्राउंड पे जैसे ही आता है आप देखते हैं स्पार्क प्रोड्यूस करता है। अगर वो इंसुलेटिंग होगा तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, एक्सेसिव हीटिंग के कारण मेरा टायर क्या कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है। एक्सेसिव हीटिंग के कारण, जैसे कहते हैं ना कोई टायर फट गया, एक्सीडेंट हुआ, टायर फट गया, टायर बर्स्ट हो गया, तो क्या होता है, ड्यू टू हैवी फ्रिक्शन, तभी तो ये ऐसा होता है। भाई फ्रिक्शन आएगा तो उसमें क्या आएगा, अपोजिंग टेंडेंसी आएगी, और क्या करेगा, हीट करेगा, हीट सप्लाई करेगा उस टायर को, क्योंकि ग्राउंड से जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा, हाई स्पीड में है, एक अपोजिंग फोर्स लगेगी जो क्या होगी, फ्रिक्शन है, जो क्या करेगी, उसे रोकने की कोशिश करेगा, बट एक्सेसिव हीट के कारण वो टायर क्या कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है, फट सकता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो उसे बचाना है, मैं क्या चाहता हूं, उसे बचाना। तो मैं उसके जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसके व्हील्स को क्या करता हूं, स्लाइटली कंडक्टिंग कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, वो जो मेरे एयरक्राफ्ट्स हैं उसके व्हील्स को क्या कर देता हूं, स्लाइटली कंडक्टिंग। तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा दैट फ्लोज टू दी ग्राउंड, एक्स्ट्रा चार्ज कहां चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, तो स्पार्क तो आएगा बट इतना एक्सेसिव हीट उसके पास नहीं रह पाएगा, जिसके कारण मेरा टायर फटने के जो चांसेस थे, यानी मैं इनडायरेक्ट में बोलूं एक्सीडेंट के जो चांसेस थे, दैट शुड बी मिनिमाइज फॉर अ लार्ज एक्सटेंट। बहुत मैक्सिमम वैल्यू तक मैंने उसके इफेक्ट को क्या कर दिया बेटा, कंट्रोल कर दिया। ये बात समझ आती है। तो ये फ्रिक्शन में बार बार दो चीजें आई कि हमें कैसे पता चलेगा बेटा कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज और कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज। तो वैसे देखने पे तो चार्ज हमें पता नहीं चल सकता, तो कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन वर्क फंक्शन से भी बन जाता है, कहीं कहीं पे क्या होता है बेटा, वर्क फंक्शन से भी इसको यूज कर लिया जाता है, जेन्युइनली नहीं। ऐसे हमारे पास क्या बोलेगा, इस रॉड पे ये चार्ज है, इस पे ये चार्ज है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या करता है, आपसे एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, बोलता है कि एक का वर्क फंक्शन कुछ है, एक का वर्क फंक्शन कुछ है, दोनों को रब करेंगे एनर्जी तो मिलेगी। कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी मिली बेटा।
अब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलते के साथ वो बॉडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से हम कहीं कहीं पे इनके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इस तरह से जो मेथड ऑफ चार्जिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसमें हमने देखा एक वर्ड बार बार यूज हुआ, ग्राउंड कर दिया, अर्थिंग कर दिया गया, जो अपने सीबीएसई सिलेबस में नहीं है बट अपने को पता होना चाहिए। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे क्या कहते हैं बेटा हम, अर्थिंग। क्या कहते हैं बेटा, अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, एक डिवाइस, एक मेथड है जिससे मैं क्या करता हूं, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कर सकता हूं बेटा, कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, मैं कहीं गया रिवर साइड पे, बहुत बड़ी रिवर थी, मैंने कहा आज ये बॉटल पानी की निकालूं मैं इसमें से, आज रिवर खाली कर दूंगा। क्या इससे खाली हो जाएगा, 2 3 4 5 थक के मैं ही हर जाऊं, वो तो खाली नहीं होने वाला। मैंने कहा आज इस रिवर को तो ऐसा कर दूंगा कि ओवर फ्लडेड हो जाए। मैंने ऐसी बॉटल ली, पानी डाल दिया, एक और बॉटल ली, पानी डाल दिया, एक और बॉटल ली, पानी डाल दिया, क्या कुछ होगा? मैं थक के खुद ही क्या कहूंगा, यार मेरी बेकार है प्रैक्टिस, बिना मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यानी मैं ये बोलूं कि उस बड़े रिवर में या सी में से कुछ बाल्टी पानी बाहर निकालने से या कुछ बाल्टी पानी डालने से उसके पोटेंशियल पे, उसकी कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार अर्थिंग क्यों की जाती है, बोलते हैं अर्थ करते के साथ क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास चार्जेस कितने हैं गौरिक, कितने चार्जेस हो सकते हैं अपने पास, दो। तो अर्थिंग में जो चार्ज कंट्रोल करना है वो भी कितने टाइप का हो सकता है बेटा, दो। तो माना मैंने कि इसके पास यार पॉजिटिव चार्ज था, अब ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो यहां से 2 3 रीजनिंग क्वेश्चंस बनेंगे जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, और ध्यान से समझेंगे, जो चीज नहीं आए तो प्लीज पूछ लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपके लिए जरूरी है। अर्थिंग की मैंने क्या कर दिया, ये लगा दिया, ये अर्थिंग का साइन होता है बेटा, मैंने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। ये चार्ज क्या था, पॉजिटिव, तो मैं अर्थ से क्या करूंगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक करंट लूंगा, ये ऊपर जाएगा, कब तक जाता रहेगा, जब तक इसे न्यूट्रल ना कर दे। न्यूट्रल ना कर दे मतलब इसका पोटेंशियल जीरो ना कर दे। ये एप्लीकेशन किसकी आई, अर्थिंग की। मैंने क्या किया, इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज था बेटा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ होगा। मान लो मैंने कहा एक बॉडी चार्ज आ गया पॉजिटिव, अगर मेरे पास चार्ज इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए तो मैं वापस से बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, जितने प्रोटॉन उतने। यानी मैं यहां से बोलूं कि मेरे पास अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो दैट मस्ट बी अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मैं इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दूं तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई कर रहा है मेरे लिए, अर्थ मेरे लिए वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, और क्या कर रहा है, इसको पॉजिटिव साइड को दे रहा है। कब तक देता रहेगा, जब तक ये न्यूट्रल ना हो जाए, यानी कह दूं जब तक इसका पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। तो इससे मैं इसको क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को भी क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। यानी मैंने उसे पॉजिटिव करना तो सीखा, अब मैं उसे न्यूट्रल करना भी सीख रहा हूं। इसको क्या बोला जाता है, अर्थिंग। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये एप्लीकेशन है, क्योंकि हम चार्ज को स्टडी कर रहे हैं तो किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकें। पहले हमें क्या बनाया, पहला काम हमारा क्या था, हमने उसे प्रोड्यूस किया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसे कंट्रोल कर रहे हैं। कि भाई अगर मान ले तुझे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, वो कहता मैं तो वापस नहीं करता, तो हमारे पास मेथड है कि हम क्या ऐसे उसको वापस कर सके। जैसे मान लो कि आपसे ये बोला जाए कि आपने किसी को कोई चीज दे दी, उसने उस टाइम तो आपसे कहा ठीक है, बाद में वो किसी चीज को डिनाई कर रहा है, तो यू हैव मेथड्स, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं उस चीज को कवर करने के लिए। बहुत सारी चीजों से आप उसको क्या कर सकते हो, वापस बैक टू द ट्रैक ला सकते हो। तो एक तो यार अपने पास कौन सा मेथड हुआ, पॉजिटिव के लिए, ये बात अपने को याद रहेगी। दूसरा चार्ज अपने पास कैसा हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, अब मैंने माना कि इसके पास क्या है यार, नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, गेनिंग हुई होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो मुझे क्या करना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। जैसे ही मेरे लिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के मेरा आधा काम खत्म हो गया, यानी मैं आधी टेंशन मेरी खत्म हो जाएगी। तो मैंने फिर से क्या किया, इसे ग्राउंडिंग किया यार, अर्थिंग किया। अर्थिंग किया तो अब क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, बढ़ाने हैं, कम करने हैं। कब तक कम करता रहूं, जब तक ये बॉडी क्या हो जाए, न्यूट्रल ना हो जाए, वी क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां जाएगा, दैट फ्लोज टू दी ग्राउंड। अर्थ हैज अ ह्यूज पोटेंशियल, तो इतने से इलेक्ट्रॉन से उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा,
जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसके फ्लो को क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या अर्थिंग क्लियर है बेटा? इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है लाइटनिंग, लाइटनिंग ऑफ अ कंडक्टर। आप देखते हैं बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स जो होती हैं अपने पास, अगर लाइटनिंग आएगी, बिजली कड़केगी, उसके ऊपर गिरेगी, तो इट डैमेजेस द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। इस मेथड से हमने क्या किया, उस पे एक कंडक्टिंग लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया। कुछ इस तरह का शेप होता है बेटा उसका, त्रिशूल टाइप का। एक लाइटनिंग क्या किया, कंडक्टर लगा दिया बहुत ऊपर पे, टॉप पे, जो दिखे ना, ताकि आपके लुक भी खराब ना हो बिल्डिंग की। ये भी तो मैटर करती है ना, कि भाई लुक्स ठीक रहने चाहिए, है ना। उसके बाद उसको वायरिंग की जाती है, अर्थ वायर के साथ कनेक्ट करके क्या करता है, अर्थ के अंदर डंप कर दिया जाता है। तो अगर लाइटनिंग होगी तो सबसे पहले कंडक्टर उसे क्या करेगा, उसमें से भाई लाइट की, करंट की, या ह्यूमन बीइंग की एक प्रॉपर्टी है, वो उसको आसान रास्ता क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले वो क्या करेगा, उसी को चूज करना चालू करेगा। मैंने बोला कि तुझे यार एक लाइफ लॉन्ग एक जॉब दे रहा हूं, आज ही छोड़ दे सब कुछ, श्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, उसके स्टैम्प पेपर पे मिल रहा है, तुम आगे बढ़ोगे, आगे इतनी जिंदगी में टेंशन पालोगे? हो गया ठीक है, मुझे क्या, मेरे तो श्योरिटी चाहिए, गवर्नमेंट ही श्योरिटी दे रही है। जब गवर्नमेंट डूब गई मतलब देश डूब गया। फिर तो तब सारे डूब जाएंगे, तो मेरा क्या मतलब है? तो मेरे को क्या करना है, मैं क्यों टेंशन पालूंगा? मुझे बताया जाएगा जो आसान रास्ता। आज तुम्हें मैं ये बोलूं भाई पूरे साल पढ़ना पड़ेगा तो नंबर अच्छे आएंगे, मैं बोलूं एक दिन में गेस्ट पेपर दे दूंगा उसमें नंबर आ जाएंगे, तो हमें गेस्ट पेपर वाला पार्ट क्या लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी नहीं, तो ये नेचर है। करंट को क्या रास्ता मिलेगा आगे चल के, ऐसा बहुत जगह देखेंगे हम, करंट क्या होगा बेटा, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहीं से फ्लो कर देगा, बड़े वाले की तरफ जाएगा ही नहीं, कहेगा यार मुझे रास्ता जहां से आसान मिल रहा है मैं तो वहां से निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसी कंडक्टिंग आप लगाते हो, कंडक्टर लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हो, तो जैसे उस पर लाइटनिंग आएगी तो क्या कोशिश करेगा, यार मैं आसान रास्ता ढूंढूं और कंडक्टर के साथ आसानी से क्या हो जाऊं, बाहर निकल जाऊं। तो वो उसके पास आएगा, उसके पास आते के साथ एब्जॉर्प्शन होगा, और वो सारा का सारा चार्ज ले जाके क्या कर देगा, वो नीचे ग्राउंड कर देगा। ग्राउंड करते के साथ ही क्या होगा भाई, वो अर्थ के अंदर गया, उतने सी लाइटनिंग से अर्थ का कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमारी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। ये सारी एप्लीकेशंस किसकी हैं बच्चे, अर्थिंग की। क्या अर्थिंग क्लियर है अब? कोई डाउट अर्थिंग के अंदर? चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है अपने पास, जो क्वेश्चन हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, थोड़ी सी दिक्कत करता है। वो कहता है कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, इस पे रीजनिंग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे। एक अपने पास यार कंडक्टर होता है, अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटी की, एक कंडक्टर होता है और एक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये दो चीजें होती हैं बेटा अपने पास, ये दो चीजें हैं। एक क्या है यार अपने पास, कंडक्टर, और एक अपने पास क्या है, इंसुलेटर। मैंने बोला अगर मैंने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया तो क्या होगा, और किसी इंसुलेटर को चार्ज दिया तो क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया? चार्ज बन गया, मेथड्स ऑफ चार्जिंग से हमने उसे प्रोड्यूस भी कर दिया। अब मैंने कहा अगर मैंने किसी को चार्ज दिया, तो आपने कहा किसको चार्ज दिया, भाई मैंने अगर कंडक्टर को चार्ज दिया तो क्या होगा, और मैंने इंसुलेटर को चार्ज दिया तब क्या होगा। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वन मार्कर क्वेश्चन में बन सकता है। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जितनी बन सकती है, मैं ट्राई टू बी के मैं थ्योरी ब्रेक कर रहा हूं आपके लिए, कि आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है कहीं एनसीईआरटी बुक्स, कोई मतलब नहीं है इसका दूर दूर तक। सिर्फ ये बताया हुआ है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, तो कोई 12th में हमसे ये नहीं पूछने वाला कि यार कंडक्टर बता दो या इंसुलेटर बता दो। बात क्या बोलेगा, किसी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, नेगेटिव चार्ज दिया गया, कुछ भी दिया जा सकता है। किसी इंसुलेटर को चार्ज दिया गया तो क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया मेरा? अब जैसे ही किसी कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया तो क्या होगा, किसी कंडक्टर को चार्ज दिया, मान लीजिए कोई कंडक्टर, इसको मैंने चार्ज दिया। चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी। सपोज मैंने क्या किया बेटा, पॉजिटिव चार्ज दिया इसे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, ये क्वेश्चन कहां से फ्रेम हुआ, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा मैंने इसको जैसे ही चार्ज दिया, लाइक चार्जेस हैं, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करते 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 कहाँ आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं, उसके सरफेस पे। ये बात याद रहेगी, मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं, उसके सरफेस पे। सरफेस पे जाएंगे तो चाहे मैं बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दूं या नेगेटिव चार्ज दूं, हो गया क्या, रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो रेडियस क्या करेगा,
एक्सपैंड करेगा। अपने पास पीछे जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एक सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दिया गया या नेगेटिव चार्ज दिया गया तो उसके रेडियस पे क्या इफेक्ट आया। बच्चा कहता है यार रेडियस से रिलेटेड तो बात ही नहीं करी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये क्या कर रहा है, क्यों पूछ रहा है। तो बात क्या आई, किसी सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, नेगेटिव चार्ज दिया गया, कोई भी चार्ज दिया गया, वो क्या होगा, लाइक चार्ज है, क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करके कहां भागेगा, सरफेस पे भागेगा, तो रेडियस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात अपने को याद रहेगी, रेडियस ऑलवेज इंक्रीजेस। क्या कोई दिक्कत इसमें। अब इसी में कहता है कोई इंसुलेटिंग बॉडी है, फिर क्या होगा यार, अब इंसुलेटर था, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया तो क्या हो गया भाभी का, अट्रैक्ट करेगा पक्का, रेडियस पे क्या इफेक्ट आएगा, श्रिंक कर जाएगा। और कुछ नहीं, जो जो आता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ने बोला श्रिंक करेगा, श्रिंक वाले पे पाते हैं पहले। श्रिंक कब करता, जब अनलाइक चार्जेस होते तभी अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे चार्ज क्या है, संयम पॉजिटिव, दैट मींस ये श्रिंक तो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात, या तो सेम रहेगा या तो इंक्रीज करेगा, या तो सेम या तो इंक्रीज। तो इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो यहां से एक छोटी बात, तो ये थ्योरी की बात तो ये बोल दी गई कि किसी पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को, किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दिया जाता है तो वो सरफेस पे चला जाता है, रेडियस बढ़ जाती है। लेकिन इंसुलेटिंग को जहां चार्ज दिया जाएगा वो वहीं रिजाइड कर जाता है, वो वहीं रिजाइड कर जाता है। ये बात तो आ गई, लेकिन ये बात रीजनिंग तो नहीं आई, वो तो बात रट्टा की आ गई। तो रट्टाफिकेशन हो गया कि मैंने तुम्हें बोल दिया और तुमने याद कर लिया। मैंने तुम्हें बोला कि पॉजिटिव चार्ज दिया बेटा, तो वो कंडक्टर है तो वो सरफेस पे चला जाएगा, और नेगेटिव है तो वो सरफेस पे चला जाएगा। लेकिन अगर इंसुलेटिंग है तो उसी जगह पे रहेगा। लेकिन आप ये तो बोलेंगे ना बेटा कि रीजन क्या है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रीजनिंग असर्शन में आ गया तो जब तक अगर ये स्टेटमेंट आई आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजनिंग हमें जब तक पता नहीं होगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो रीजन इसके पीछे क्या है, मोबिलिटी। क्या रीजन होता है बेटा इसके पीछे, एक रीजन है, इस रीजन का नाम क्या है, इन दोनों के पीछे रीजन आप किस बेसिस पे जज करेंगे इसे, मोबिलिटी के बेसिस पे। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बट इंसुलेटर्स के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या जीरो मोबिलिटी। और जब तक मूवमेंट नहीं होगी तब तक चार्ज होगा ही नहीं। तो दैट इज वाई वो किसी तरह का चेंज फील नहीं करता। तो रीजन उसके पीछे क्या है, मोबिलिटी इज द रीजन। समझ आई बेटा बात। तो ये फ्रिक्शन, अर्थिंग और ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। ये इसका पार्ट था जो रीजनिंग में थोड़ा एक्सपेंशन कैरी कर सकता है। एनसीईआरटी या हमारी थ्योरी बुक्स, रेफरेंस बुक के अंदर सिर्फ फ्रिक्शन का पार्ट है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा अर्थिंग, इसका कनेक्टेड पोर्शन नहीं था। क्या क्लियर है ये बात, फटाफट से राइट डाउन करें, फिर मैं आगे बताता हूं तीसरा मेथड। इसी पोर्शंस को कहते हैं थ्योरी को ब्रेक करना। ये जितनी ब्रेक करनी सीख जाओगे उसके बाद आप देखना कि क्वेश्चंस आपको कितने अच्छे से समझ भी आएंगे बेटा। और किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो वी आर रेडी टू भाई, कि उसे फाइट करने के लिए हम तैयार रहेंगे। क्योंकि हमने जब थ्योरी ब्रेक की होगी ना तो हम अपने दिमाग को थोड़ा सा इधर उधर चारों तरफ घुमाएंगे। भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई तो दो ही बॉडीज है, हमने दोनों की पॉसिबिलिटी पढ़ ली। तो क्वेश्चन में तो यही तो पूछेगा। अब हम ये पढ़ेंगे नहीं और पेपर में आ गया तो कंफ्यूज होंगे और कहेंगे आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन ये इज अ पार्ट ऑफ कोर्स। वो बोलेगा यार कंडक्टर इंसुलेटर तो आपने 9th में ही पढ़ लिया था, 8th में ही पढ़ लिया था, तो मैंने वही तो पूछा। बट पूछने का तरीका क्या कर दिया उसने, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है बेटा। तो इस तरह के इस बार के जो आपकी डीपीपीज होंगे उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पे भी मैं बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करूंगा कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है।
इससे आपका खुद की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा रहेगी कि भाई क्या चीजें आप अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, डन बच्चों, चले आगे। क्लियर। अब तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो स्कूल्स में बोलेंगे सीबीएसई का पार्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपको जरूरी है ये करना। ठीक है, छोड़ नहीं सकते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का एक प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया था, लिखवाया नहीं था। रीजन था कि ये प्रॉपर्टी आपको जब तक नहीं पता होती तो वो सिर्फ रटने वाली बात हो जाती। तो मैं पहले ये प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इसी प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। आपने आंसर करना है, गलत होगा फिर मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए। इंडक्शन में हम याद क्या रखेंगे, इसमें हम जब चार्ज करते हैं तो ये क्या होता है, विदाउट टचिंग मेथड। यानी इसमें क्या करना है बेटा, बिना टच किए बॉडी को चार्ज करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। विदाउट टचिंग बॉडी को चार्ज करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कहा एक इंसुलेटिंग बॉडी या मैं बोलूं एक न्यूट्रल बॉडी। अगर मैंने बोला ये न्यूट्रल बॉडी है तो उसका मतलब इस पे क्या क्या चार्जेस होंगे बता सकते हैं। अगर न्यूट्रल है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, इसके पास नेगेटिव भी हो सकता है, बट एक प्रॉपर्टी से फुलफिल करनी पड़ेगी कि नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, तभी ये बॉडी क्या हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है। अब मैं चाहता हूं कि इस बॉडी को, भाई चार्ज कितने होते हैं, दो। तो या तो मैं इस मेथड से पॉजिटिवली चार्ज कर सकता हूँ या उसे नेगेटिवली चार्ज कर सकता हूँ। तो मैं तुम्हें क्या करके दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें इसे नेगेटिवली चार्ज करके दिखा रहा हूँ, और पॉजिटिवली फिर तुम लोग एक बार ट्राई कर लोगे। ठीक है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे ये न्यूट्रल बॉडी थी, तो किसी को कोई चार्ज तो दिखेगा नहीं। तो मैंने क्या करना होता है, जिस बॉडी पे जैसा चार्ज लाना होता है उसका ऑपोजिट चार्ज रॉड इसके पास ले आता। मैं क्या चाहता हूं, इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना, तो मैं क्या करूं, पॉजिटिव रॉड इसके पास ले आता। तो जिससे क्या होगा, नेगेटिव यहां और पॉजिटिव यहां। ठीक है बेटा, ये बात अपने को क्लियर है। बट स्टिल अभी भी क्या है, ये न्यूट्रल है। इसमें क्या किया गोविंद, सिर्फ रीअरेंजमेंट ही तो हुई बेटा, अभी भी नेट चार्ज तो क्या है, जीरो है। यानी इस चार्ज को एक नया नाम दिया गया, ये वाले चार्ज को मैं क्या कहता हूँ, बाउंड सर चार्ज। यस बेटा। सर कैमरा ब्लरी हो गया। कैमरा ब्लरी हो रहा है यहाँ से, तो ठीक है यार, वो नेट का कुछ होगा बेटा। अब ठीक है। यस सर अब ठीक। तो यहाँ पे इस चार्ज को क्या नाम दूंगा मैं, बाउंड चार्ज, और इस चार्ज को क्या नाम दूंगा मैं, फ्री चार्ज। एक क्या है, बाउंड चार्ज, और एक का नाम क्या है बेटा, फ्री चार्ज। ये बात क्लियर है बेटा, इसमें कोई दिक्कत। ये मेरा डायग्राम नंबर बना ए। बट स्टिल मेरा पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि स्टिल मेरी बॉडी अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। तो मैंने स्टेप 2 किया। स्टेप 2 यानी मुझे क्या करना है, इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है। तो कुछ ऐसा यूज किया जाए कि ये पॉजिटिव गायब हो जाए। अब पॉजिटिव गायब हो जाए तो वी हैव अ डिवाइस, जिसको मैंने क्या बोला था, अर्थिंग। अर्थिंग को यूज करके मैं इस पॉजिटिव चार्ज को कंट्रोल कर सकता हूं। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, इस रॉड को वही रखा बेटा। ये रॉड तो क्या सी थी, पॉजिटिवली चार्ज, एज इट इज के एज इट इज। इसके साथ क्या किया, ये नेगेटिव रहा बेटा, और ये क्या था, पॉजिटिव। इसे क्या कर दिया मैंने, अर्थिंग कर दिया। अब अर्थिंग करते के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां से, अर्थ से इसकी बॉडी की तरफ, और इस पार्ट को क्या कर देंगे, बिकम्स न्यूट्रल। कोई दिक्कत बेटा यहां तक। स्टेप 3, अब जैसे ही ये पॉजिटिव डिसअपियर हुआ तो बॉडी के पास सिर्फ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और मैंने अर्थिंग का काम हटा दिया, क्योंकि अर्थिंग खत्म।
बेटा न्यूट्रल है। अब मैंने क्या किया, अर्थ किया तो इसमें से मैं चार्ज ले सकता हूँ। अर्थ से चार्ज लिए, इलेक्ट्रॉन्स लिए, और इस पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान ले एक तरह से क्या है, चार्ज एडिटिव है नेचर में बेटा। भाविका 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे, अगर 4 और आगे इसके पास, तो नेट चार्ज तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ जाएगा। तो मैंने वो ना सोच के मैंने क्या सोचा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए कब तक, जब तक ये पॉजिटिव साइड को क्या कर दें, न्यूट्रल ना कर दें। अब जैसे ही जितना पॉजिटिव था उतना ही उसको मिल गया, तो एक तरह से बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज तो हो जाएगी। ठीक है ना, यही तो सर हमने अर्थिंग में किया क्या था बेटा। अगर आप अर्थिंग में देखेंगे यही तो किया था मैंने। इसको कब तक मैं चार्ज सप्लाई करता रहूंगा, जब तक ये न्यूट्रल ना हो जाए। अब मेरे को चाहिए बॉडी पे चार्ज, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कब तक सप्लाई करता रहूं, जब तक ये पॉजिटिव वाला पार्ट जो हो जाए ये न्यूट्रल ना हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये न्यूट्रल थोड़ी ना होगा, वो किसको न्यूट्रल करेगा, इस पॉजिटिव को ही तो न्यूट्रल करेगा ना बेटा। जैसे ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस बॉडी पे पोटेंशियल जीरो ना होकर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस बॉडी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो अर्थ ने नहीं दिया, उस बॉडी के पास खुद से ही था। ठीक है बेटा। तो स्टेप 3 में हमने क्या किया, बर्थिंग मशीन को हटाया और ये पॉजिटिव रॉड वही रखी। ये बात याद रहेगी बेटा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा अपने पास, नेगेटिव। अब पॉजिटिव का तो रोल नहीं रहेगा। क्या ये सरफेस पे जाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड है किस फोर्स से, एक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है बेटा, यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे रिपल्शन है और यहाँ पे अट्रैक्शन है। डोमिनेटिंग कौन सी है, अट्रैक्शन, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे अभी अट्रैक्शन फोर्स क्या है, डोमिनेटिंग है। अब मैंने अगले स्टेप में इस रॉड को क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे ही रॉड हटाई, ये जो नेगेटिव है यह फ्री हो गया। अब ये कौन से चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कहां भागेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। यानी ये क्या करेगा बेटा, ये जो मेरा चार्ज है ये यूनिफॉर्मली कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओवर इट्स सरफेस। इस तरह से मैंने एक अनचार्ज बॉडी को क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है बेटा। अब इसी को अगर मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना होता तो मैं यहाँ रॉड क्या ले आता, नेगेटिव, यहाँ क्या आया था, पॉजिटिव, यहाँ क्या आया था, नेगेटिव। अर्थिंग करता, नेगेटिव क्या कर जाता, फ्लो टू द ग्राउंड, यहाँ से बाउंड रहता, उसके बाद उसे हटा देता, पॉजिटिव आता, और उसके बाद सरफेस पे क्या हो जाता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को क्या कहता हूं मैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या कोई दिक्कत बेटा। तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर अर्थिंग नहीं बताता और सीधा यहाँ लगा देता तो आप कंफ्यूज होते, तो इसलिए अर्थिंग तुम्हें पहले बता दी, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज की। ठीक है। अब इस पे एक रीजनिंग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जरा फटाफट से इसे राइट डाउन कर लो, फिर इस पे एक रीजनिंग क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ। देख ले एक बार क्या कर। चलिए हम पूछना कुछ, एक दिन, यश, पलक, गोविंद, चेष्टा, पूछना कुछ, आद्या, भाविका, धनय। मायरा पूछना कुछ, मानी कुछ पूछना है बेटा, राघव। नहीं सर। नो सर। चलो, चलिए अब एक क्वेश्चन, मुझे रीजनिंग क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। मैंने बोला, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। अपने पास
एक केस दिया गया है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, याद रहेगा। मैंने बोला बॉडी ए पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और बॉडी बी पे क्या चार्ज है, इस पे जो चार्ज है मुझे नहीं पता मेरा, ठीक है। बट बोला कि ये क्या शो कर रहा है, इट शोज अट्रैक्शन। तो चार्ज बताओ, चार्ज ऑन बॉडी बी, चार्ज ऑन बॉडी बी, पक्की बात, कुछ और सोचो। इसी को कहते हैं क्वेश्चन फिजिक्स में, ये इंडक्शन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। दो बॉडीज पास आई, एक चार्ज है, दूसरी चार्ज है या नहीं मुझे नहीं पता, तो ये क्या हो सकती है, ये न्यूट्रल भी तो हो सकती है, न्यूट्रल नहीं, इट मे बी, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी न्यूट्रल ऑल्सो। जो बात हमें इंडक्शन से पहले नहीं आती, मैं बोलता इंडक्शन से पहले ये बात बोलता आपको कि ये न्यूट्रल भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तुम कहते नहीं सर ऐसे कैसे, अट्रैक्शन हो रहा है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बट अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन हो रहा है तो दैट मस्ट बी अनलाइक चार्ज। तो हम ऑप्शन में न्यूट्रल वाला पार्ट तो दिमाग में नहीं आएगा। अब इसको समझ जरा गौर, न्यूट्रल कैसे, अगर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन अकाउंट ऑफ इंडक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो डोमिनेंस किसकी हुई, अट्रैक्शन की, तो कहीं कहीं पे ये अट्रैक्शन भी शो कर सकता है। तो चार्ज ऑन बॉडी, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल। समझ आई बेटा बात, यानी मैं कभी भी अट्रैक्शन को देख के ये नहीं बता सकता कि दोनों बॉडी के पास चार्ज होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, सेम क्वेश्चन है, ये था यार बॉडी ए और ये बॉडी बी, इस पे मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज है और इस पे चार्ज बताना है, और ये क्या शो कर रहा है, रिपल्शन शो कर रहा है। आप क्या करें, बी पे क्या हो सकता है, क्या ये न्यूट्रल हो सकता है, नहीं, क्योंकि इंडक्शन से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी का होता है। आपने एक छोटी सी बात देखी यहाँ पे, हम रॉड कौन सी लाए थे, पॉजिटिव, चार्ज कौन सा इंड्यूस हुआ, नेगेटिव। अगर हम रॉड वाला आते नेगेटिव तो चार्ज कौन सा आता, पॉजिटिव। यानी इंडक्शन से जो प्रोड्यूस होता है चार्ज, जो इंड्यूस्ड होता है वो हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी का होता है। तो ऑपोजिट पोलैरिटी वाला अट्रैक्शन ही दे सकता है, रिपल्शन तो दे ही नहीं सकता। दैट मीन्स अगर ए पॉजिटिव है और अगर ये रिपल्शन शो कर रहा है तो दैट मीन्स बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर ये न्यूट्रल होगा तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और डोमिनेंस किसकी होगी, अट्रैक्शन की होगी, तो रिपल्शन तो ये शो कर ही नहीं सकता। दैट मीन्स के बी पे चार्ज कैसा हो जाएगा, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ये बात क्लियर हुई। तो यहां से अपना एक कंक्लूजन क्या निकला, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग। ये बात समझ आई, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग। यानी रिपल्शन से हम ये बता सकते हैं कि बॉडी के पास चार्ज है या नहीं है। अट्रैक्शन से हम ये नहीं बता सकते कि दोनों बॉडीज चार्ज हैं या नहीं। समझ आई बेटा बात। ये पार्ट आया रीजनिंग का, जो क्या होता है, पार्ट किसका है, इंडक्शन की थ्योरी का। पूरी इंडक्शन थ्योरी पे बेस्ड है कंक्लूजन, और आ किस पे गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। इमीडिएटली देख रहे हो क्वेश्चन की, जब हम पढ़ के अभी लिंक कर रहे हैं तो लिंक करना दिक्कत होता है। यही डिफरेंस आ रहा है फिजिक्स के पेपर के अंदर, कि आप जब तक डे टू डे चीजों को साथ के साथ नहीं करेंगे तो बेटा ये चीजें लास्ट में एकदम से नहीं आएंगी, और जितनी मर्जी कोशिश करेंगे लास्ट में क्या होगा, फिर रिजल्ट खराब होगा। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि हर क्लास आपकी जरूरी है। 11th वाली बात नहीं कि कुछ मिस कर दें तो चल जाएगा काम, ये काम नहीं चलेगा। एक टॉपिक छूटा तो दूसरा टॉपिक परेशान कर देगा। ये पूरा हमारा चार्ज का टॉपिक खत्म होगा।
जिसपे हमने बहुत सारी थ्योरी को क्रैक किया। अब इस पे क्वेश्चंस होंगे कम से कम आपके डीपीपीस के अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस, जो इसी पे बेस्ड होंगे, जो सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज पे बेस्ड हैं। आप अपने आप को चेक करोगे कितना फाइट हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है बेटा कि 20 के 20 क्वेश्चन सही होंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि अगर सारा पार्ट पढ़ाया हुआ आ रहा है और समझ आ रहा है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो फिजिक्स का पेपर बनता कॉम्पिटिटिव है, तो दैट मीन्स अगर कुछ लगता है ना कि स्ट्राइक हो रहा है, कुछ बचा हुआ है, तो दैट मीन्स बहुत अच्छी बात है, हमारा दिमाग चलाने के लिए वो 3 से 4 क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे डाले जाएंगे जो आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़े, थोड़ा सोचना पड़े, लीक से हटके हो। उसका कारण सिर्फ इतना है कि पेपर में भी तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। अगर हमें पहले दिन से हैबिट होगी तो हम थोड़ा पैनिक नहीं होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, एकदम से गिव अप कर देंगे। वो हमें बाकी के 27 क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, वही 4 बार बार दिखेंगे, वही 4 दिखेंगे, ये नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, इसका क्या करें, इसका क्या करें। तो हर तरह से इन चीजों के लिए आपको रेडी रहना। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टीज क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए प्लीज, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन अपने पास और फ्रेम होता है, जैसे कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है? ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर, but the special rubber tires of aircrafts are made slightly conducting. Why this necessary? अपने पास क्लियर है रीजन कि भाई एयरक्राफ्ट्स अगर कंडक्टिंग नहीं होंगे तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो ग्राउंड पे लीक नहीं होगा, जिसके कारण एक्सेसिव हीट के कारण या फ्रिक्शन के कारण स्पार्क होगा, टायर बर्स्ट हो सकता है, इट कॉजेज एक्सीडेंट। क्लियर है बेटा बात? अगला क्वेश्चन कहता है व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटालिक रोप्स टचिंग टू द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। व्हाई? बात क्लियर है? क्या होगा ड्यूरिंग मोशन? बॉडी, जो मूविंग व्हीकल है उसका बॉडी गेटिंग चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, जिसके कारण एक्स्ट्रा चार्ज आएगा एंड इट कॉजेज स्पार्क, और वो इट कॉजेज एक्सीडेंट। तो हम मेटालिक रोप लगाने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा दैट इज क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, और हमारा बॉडी जो है वो, या हमारा जो ट्रैवलिंग है या हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत बेटा? चलिए अब ये थर्ड क्वेश्चन जरा आप लोग आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग पहले आंसर करें, थोड़ा सा सोचें क्वेश्चन को एक बार और फिर आंसर करें ध्यान से। कहता है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क बोथ एक्वायर चार्जेस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर इलेक्ट्रिफिकेशन? यानी क्या बोले, क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन समझ आया अपने को? कह रहे ग्लास रॉड है, उसको सिल्क से रब किया, रब्ड विद सिल्क, तो कौन सा मेथड है चार्जिंग का? फ्रिक्शन। ये बात अपने को क्लियर है। तो एक बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ये बात अपने को क्लियर है। इंडक्शन से ऐसा काम किया जा सकता था, इंडक्शन से भी ऐसा काम किया जा सकता था, लेकिन इंडक्शन में हम क्या करते थे, चार्ज बॉडी को टच किए बिना करते थे। रबिंग हो रही है उसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि फ्रिक्शन। तो इसमें कहता है, ये पूछता है व्हाट इज द सोर्स। उसने हमसे मेथड नहीं पूछा, उसने सोर्स पूछा। सोर्स क्या था इसका? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द सोर्स ऑफ देयर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्जिंग, इसका मतलब क्या हुआ, चार्जिंग। तो इस चार्जिंग के पीछे सोर्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहेंगे तब तक वो चार्जिंग परफॉर्म करता रहेगा, जैसे ही वो स्टॉप होगा चार्जिंग भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बात समझ आई बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले का बताएं जरा। इज द मास ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग? ये अपने पास क्लियर है बेटा। ये क्या होगा, यस, क्या इफेक्ट होगा, जैसे ही बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी इलेक्ट्रॉनिक मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉनिक मास बॉडी का स्लाइटली इंक्रीज करेगा, यानी यस इट विल चेंज। ठीक है बेटा, बट मास क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है, ये बताएं जरा, व्हाट डज सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक इसमें देखेंगे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या सिग्निफाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये क्या बताता है?
सोचो जरा सोचो, क्या नेट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। और क्या बताएगा? ये क्या होगा? नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या बॉडी न्यूट्रल होगी? क्या ऐसा कुछ बोलेंगे बेटा? नहीं। यानी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा? Q1 और Q2 दोनों चार्ज होंगे। और कैसे चार्ज होंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट। Q1 प्लस Q2 जीरो सिग्निफाई क्या करता है कि Q1 Q2 इक्वल होंगे एंड ऑपोजिट होंगे, तभी तो नेट क्या होगा? जीरो होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब ये बोर्ड में क्वेश्चन आया Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो, व्हाट डज इट सिग्निफाई? तो बॉडी के आंसर बच्चे ने न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज इसमें जीरो कब होगा? जब ये इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा। अगर इक्वल ऑपोजिट नहीं हुआ तो जीरो जरूरी थोड़ा ना जीरो होगा। अगर मान लो ये 4 कूलम हो रही है -2 कूलम हो तो जीरो तो नहीं होगा ना। इक्वल तो नहीं है, ऑपोजिट तो है, तो जीरो तो नहीं बनेगा। तो जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा? चार्जेस को कैसा होना पड़ेगा बेटा? इक्वल एंड ऑपोजिट। जैसे ही ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो अपना नेट चार्ज क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो। और नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कि बॉडी कोई नेट चार्ज कैरी नहीं करेगी। तो ये एक सिग्निफिकेंस देता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। एक पीस ऑफ पेपर है अपने पास, एक पीस ऑफ पेपर है। मैंने क्या बोला? अ पीस ऑफ पेपर। इस पे यार मैंने एक रॉड ले आया। इफेक्ट क्या पड़ेगा इससे पेपर के ऊपर? इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा पेपर के ऊपर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पेपर? तो क्या होगा? क्या कोई चार्ज होगा? नहीं। लेकिन क्या होगा उससे? नेगेटिव यहां जाएगा एंड पॉजिटिव फार अपार्ट चला जाएगा। बच्चा क्या करता है? जबरदस्ती अर्थिंग घुसा देता है। अर्थिंग बोली उसने करने के लिए, उसने बोला क्या? उसने कहा क्या इफेक्ट आएगा? तो इफेक्ट क्या आएगा? स्टिल द पेपर इज अनचार्ज, न्यूट्रल। बट क्या होगा? उसका नेगेटिव नियर साइड पे आ जाएगा और पॉजिटिव फार्दर साइड पे भाग जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बाउंड चार्ज। और ये क्या हो जाएगा? फ्री चार्ज। बेटा ये अट्रैक्शन देता है। कभी स्केल वाला एग्जांपल किया था हमने पेपर, तो ये क्या करता है? यही तो करता है। अब वो हमने वहां किया तो हमने कहा ठीक है जी, ये बेसिकली इसके पीछे की फिजिक्स ही है। मैंने आपको कहा ना, कुछ भी नेचर में हो रहा है तो कहीं ना कहीं दैट इज कंट्रोल्ड बाय फिजिक्स ओनली। तभी ये थोड़ा सा टफ भी हो जाता है और थोड़ा सा लगता भी है कि रटी रटाई बातों से काम नहीं बनता। टीचर पेपर बनाने वाले को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं पेपर को थोड़ा सा घुमाने के लिए, क्योंकि नेचर के साथ है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, और दूसरा एग्जांपल डाल देगा। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रहेगी। तो ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के रखनी है अपने पास। आर्टिकल में अगर मैं आपसे बोलूं, जो अब आपने घर में पढ़ना कैसे है, इस चीज को जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपने इस चैप्टर को जब आप कवर करना है, टॉपिक हमारा चार्ज खत्म हुआ, सबसे पहले आप इसमें क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? जिसके सब पार्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज और उसके टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चे? और उसके और क्या कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है? ये सब चीजें अच्छे से कमांड करते हुए फिर हमने एक्स्ट्रा पार्ट इसमें क्या पढ़ना है? अर्थिंग। दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ना है जो एक्स्ट्रा हुआ? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये पूरा टॉपिक 1 हमारा चैप्टर 1 का खत्म हुआ, जिसको मैं चार्ज का नाम देता हूं। समझ आई बेटा बात? कि मोशन में स्टडी करना है, रेस्ट पे स्टडी करना है। अब यहां से आपका होमवर्क के अंदर एक छोटा सा काम जो आपने करना है, चार्ज एंड मास, इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि अगले आर्टिकल में जब मैं फोर्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉइंट मासेस। और चार्जेस की बात करूंगा तो उसमें मैं कूलम्स लॉ पढ़ूंगा। तो इसकी सिमिलैरिटीज, इसके बारे में जितना पढ़ा होगा वो वहीं कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में हमें रिजेम्बलेंस में क्या करेगा?
बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। चलिए इतना कंप्लीट करके रखेंगे आप लोग। पीडीएफ अभी मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में।